आज हमारा प्रकरण रहेगा, विषय रहेगा, क्या रहेगा हमारा विषय? समास। मैंने आज लिखा है आपके लिए समास। तो आज मैं आपको समझाऊंगी समास के बारे में। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं और हम उन भेदों की पहचान, परिभाषा क्या है, उनकी पहचान क्या है, ये सारा आज हमारा विषय रहेगा। कोशिश करूंगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको समझा पाऊं। आज नहीं तो कल में हमारा ये प्रकरण पूरा हो जाए। तो हम शुरुआत करते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, जो समास है इसका शाब्दिक होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। संक्षिप्त या छोटा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? या तो संक्षिप्त या छोटा। मतलब कोई बहुत बड़ी चीज है उसे हम छोटा कर दें। जैसे ये समझ लीजिए कि आपके बड़े बड़े नाम होते हैं, आपके घर पर आपका या आपके घर में एक और किसी भाई बहन का बहुत बड़ा नाम हो सकता है, और उसे हम हमेशा इतना बड़ा करके नाम नहीं बोलते, शॉर्ट करके बोलते। किसी का नाम अनामिका है तो हम अनामिका हर बार घर वाले नहीं कहते, क्या कहते हैं? अनु कह सकते हैं। तो ये शॉर्ट नेम बना लेते हैं, ना छोटे नाम बना लेते हैं। और क्यों बनाते हैं? सीधा सा कारण है कि इसके बोलने में हमारी ज्यादा ऊर्जा लगती है और ज्यादा समय लगता है। तो इसी तरह जो समास है, समास का शाब्दिक अर्थ ही है संक्षिप्त या छोटा करना। तो दो या दो से अधिक शब्दों शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को हम समास कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। जैसे राजपुरुष, राजपुरुष कहा, अब हम क्या कहते हैं? हमने राजपुरुष कह दिया, लेकिन अगर हम पूरा कहें तो हमें क्या कहना पड़ेगा? राजा का पुरुष। लेकिन हम राजा का पुरुष नहीं कहते, हम क्या कह देते हैं? राजपुरुष। हम ये नहीं कहते रसोई के लिए घर, हम क्या कह देते हैं? रसोई घर। रसोई घर। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को हम समास कहते हैं। अब इसकी ये परिभाषा तो हो गई, अब हम इसके भेद जानेंगे। इसके कितने भेद हैं? इसके 6 भेद होते हैं, और 6 भेद में सबसे पहला है आपका तत्पुरुष समास। हम एक एक को समझ के चलेंगे। इसमें पहला है आपका तत्पुरुष समास। अब ये तत्पुरुष समास को समझने से पहले हमें एक दो चीजें समझनी होंगी जो समास के लिए जरूरी है। कुछ बिंदु जो समास के लिए जरूरी है वो समझने होंगे इसे समझने से पहले। ठीक है बेटा, जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर ले। अब इसके लिए हमें समझनी होंगी कुछ शब्दावली, जैसे पूर्व पद, पूर्व पद, उत्तर पद, पूर्व पद, उत्तर पद, क्योंकि इसमें बार बार इन शब्दों का प्रयोग होगा, और जब तक हमें इनके बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम इसके बारे में नहीं बता सकते। अब पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, और समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, और समास विग्रह क्या होता है, इन शब्दों के बारे में हम पहले जानेंगे। हमें इसे समझना पड़ेगा ये सब क्या होते हैं। मैंने बताया था आपको दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। तो इसका मतलब समास में दो शब्दों का होना जरूरी है। उन दो शब्दों में जो पहला शब्द होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, जो बाद का शब्द होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। अगर मैंने माना ऐसे कह दिया, जैसे अभी तुम्हें उदाहरण दिया था राजपुरुष, और राजपुरुष में मैंने कह दिया इसमें कि आप पूर्व पद और उत्तर पद बताइए, तो हमारा जो ये राज है ये पूर्व पद है, पूर्व पद पहला शब्द है, और जो पुरुष है ये उत्तर पद है, ये बाद का है। और अगर हम इन दोनों को मिला दें, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये समस्त पद बन जाता है। ये क्या बन गया? समस्त पद। ये समस्त पद बन जाता है। तो ये शब्दावली क्योंकि बार बार इसमें प्रयुक्त होगी। पूर्व पद क्या है? जो पहला शब्द होता है पूर्व पद कहलाता है,
जो बाद का शब्द होता है उत्तर पद कहलाता है, और यदि हम दोनों को मिला दे तो समस्त पद बन जाता है। ठीक है, हम राजा का आदमी ना कहकर राजा का पुरुष ना कहकर राजपुरुष कह दिया, दोनों को मिला दिया, समस्त पद बन गया। अब अगर उसका हम अर्थ करें तो वो कहलाता है समास विग्रह। राजा का पुरुष, अगर हम उसका अर्थ करें तो राजा का पुरुष बनेगा और वो हो गया समास विग्रह। तो हमें इन शब्दावलियों की जानकारी बहुत अधिक जरूरी है कि पूर्व पद क्या होता है समझ में आ गया। जो पहला शब्द होता है समास का उसे पूर्व पद कहते हैं, जो बाद का होता है उसे उत्तर पद कहते हैं, और यदि इनको दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, इनको मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, समस्त पद, और उसका विग्रह कर दिया जाए, अर्थ कर दिया जाए तो वो कहलाता है समास विग्रह। अब समझ में आया। अब एक एक को लेकर चलेंगे। अब हमें एक एक को लेकर चलना है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं, सबसे पहले हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की क्या विशेषता है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब उत्तर पद प्रधान होता है, इसका क्या मतलब है, उत्तर पद प्रधान होता है क्या मतलब हुआ, जो बाद का शब्द है वो महत्वपूर्ण होता है, जो बाद का है वो महत्वपूर्ण है, उत्तर पद प्रधान होता है। और इसकी एक चीज और भी विशेषता है कि इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किसी न किसी विभक्ति का लोप होता है, जो विग्रह करने पर हमारे सामने आती है। कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किसी भी विभक्ति का लोप होता है, जो जब हम विग्रह करते हैं तो वो हमारे सामने आती है। ठीक है, अब कैसे करते हैं हम द्वितीय से, मतलब पहली विभक्ति नहीं, कर्ता कारक नहीं, कर्ता कारक को छोड़कर कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक किसी न किसी विभक्ति का लोप मिलेगा और विग्रह करने पर वो विभक्ति हमारे सामने आती है। और पहली पहचान क्या है कि उत्तर पद प्रधान होता है। अब बार बार वही उदाहरण आ रहा है, माना तुमने लिया था राजपुरुष, इसमें कोई विभक्ति है, कोई विभक्ति नहीं है बेटा इसमें। अगर मैं पूछूं कोई विभक्ति है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है, लेकिन ये प्रधान है, राजा का पुरुष प्रधान है इसमें, तो उत्तर पद प्रधान हो गया, कोई विभक्ति नहीं है। लेकिन जब हमने इसका विग्रह किया, हम इसका विग्रह क्या करेंगे, राजा का पुरुष या आदमी, राजा का पुरुष। अब पहले तो विभक्ति नहीं थी, अब कौन सी विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति आ गई, का। कौन सी विभक्ति आ गई, का। और का विभक्ति किसका संबंध, कौन सी होती है, संबंध कारक, का की के षष्ठी विभक्ति हो गई, तो इसे हम संबंध तत्पुरुष भी कह सकते हैं, संबंध तत्पुरुष। और आप तत्पुरुष भी कह देंगे तो भी, अगर उसमें विभक्ति नहीं पूछी गई है, इतना आपको नहीं आता, विभक्ति नहीं आ रही है, तो पहले तो कोशिश करेंगे उन्हें जानने की, आपको विभक्ति शुरू से पढ़ाई जाती है। काकी के कौन सी विभक्ति है, संबंध कारक, छठी विभक्ति है ना, तो आप इसे संबंध तत्पुरुष भी कह सकते हैं। तो इसकी पहचान मैंने आपको बताई कि इसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, और द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किसी न किसी विभक्ति का लोप होता है, जो विग्रह करने पर हमारे सामने आती है। और उदाहरण मैंने आपको समझाया है। अब तुलसी रचित, अब हमने दूसरा उदाहरण लिया, तुलसी रचित। अब इसमें कोई विभक्ति है, कोई विभक्ति नहीं है, और लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तुलसी के द्वारा आ जाएगी, तुलसी के द्वारा रचित। जहां कोई किसी के द्वारा कार्य होता है, तृतीय विभक्ति आती है, करण। तो यहाँ मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किसी न किसी विभक्ति का लोप होता है,
जो विग्रह करने पर हमारे सामने आती। ये आपका कौन सा समास हो गया? कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। ये आपके तत्पुरुष समास की पहचान है। अब हम दूसरा लेके चलते हैं। हमने दूसरा लिया तत्पुरुष के बाद, दूसरा लिया हमने कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, अब इसकी क्या पहचान है? कर्मधारय समास, इसकी पहचान है बेटा कि इसमें जो पूर्व पद होता है विशेष्य होता है, और नहीं विशेषण होता है, और उत्तर पद विशेष्य होता है। ठीक, कैसे? पूर्व पद क्या होता है इसमें? पूर्व पद होता है विशेषण और उत्तर पद होता है विशेष्य। अब पहले मुझे ये बताओ कि विशेष्य और विशेषण आप जानते हैं या नहीं? चलिए मैं बता देती हूँ। वेरी गुड, सब बच्चे जानते नहीं होंगे तो मैं इसे क्लियर कर देती हूँ बेटा कि इसमें मैंने बताया विशेषण, जिससे कोई विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। तो इसमें पहला शब्द तो वो होगा जो विशेषता बता रहा है, और बाद का शब्द वो होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे नील कमल, नील कमल, अब किसकी विशेषता बताई जा रही है? कमल की। कमल की। कमल कैसा है? कमल नील। की। पहला शब्द हो गया इसमें विशेषण, और दूसरा शब्द उत्तर पद क्या हो गया हमारा? विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। पहला हो गया विशेषण, दूसरा हो गया विशेष्य। और अगर हम विग्रह करेंगे तो हम कर सकते हैं नीला है जो कमल। लेकिन कहीं कहीं ऐसे तो हमने कर लिया, लेकिन कहीं कहीं कर्मधारय समास में कुछ अपवाद है। अपवाद कहते हैं उसका विरोध आता है एक तरह से। कैसे आता है अपवाद? अब वो भी समझ लेंगे कि अभी मैंने बताया नील कमल, आपको समझ में आ गया। पहला जो शब्द है पूर्व पद है हमारा विशेषण है, और उत्तर पद है हमारा विशेष है। और अगर हम मैं ये लिख दूं पीतांबर, पीतांबर लिख दिया मैंने, इसका विग्रह क्या करोगे? अंबर कहते हैं वस्त्र, वस्त्र। बेटा आप अगर ये करोगे, जो इसका विग्रह करोगे पीत, कैसे हैं? पीले। पीत तो हो गया आपका क्या? पीत तो हो गया आपका विशेषण, और अंबर हो गया विशेष्य। अंबर हो गया विशेष्य, क्योंकि अंबर की विशेषता बताई जा रही है। अंबर माने वस्त्र, वस्त्रों की विशेषता बताई जा रही है। कैसे वस्त्र? पीले वस्त्र। तो अगर आप इसका विग्रह करोगे पीले हैं जो वस्त्र, तो आप लिखोगे इसे कर्मधारय समास। लेकिन अगर आपने ये विग्रह कर दिया पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात अगर आपने अर्थात में अर्थ निकाल दिया तो हमेशा बहुब्री समास होगा। ये आपके विग्रह पर निर्भर करता है, इसे अच्छी तरह समझ लें। इसमें से पूछा जरूर जाता है क्योंकि कंफ्यूजन वाला है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि जहां इसमें अर्थात करके अर्थ आ गया, वहां तो जहां भी अर्थात करके अर्थ आया आप इसे किस में लेंगे? बहुब्री समास में। और यदि पहला शब्द तो विशेषण है और उत्तर पद आपका विशेष्य है, तो वहां आपका क्या होगा? कर्मधारय समास। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आप कर्मधारय समास भी लिख सकते हैं और बहुब्री समास भी, लेकिन आपका विग्रह सही होना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं पीले हैं जो वस्त्र, तो सीधा लिखिए कर्मधारय। और अगर आप कर रहे हैं पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण या श्री राम, तो आप बहुब्री लिखिए। उल्टा नहीं लिखेंगे कि आपने अर्थात करके अर्थ निकाला और नाम लिख दिया, कौन सा कर्मधारय, गलत, गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा। अगर आप विग्रह, जैसा भी आप विग्रह कर रहे हैं, आपको उसके अनुसार ही, जिसमें अर्थात करके जिसका जिसकी आ गई वो हमेशा बहुब्री में जाएगा, याद रखिए। तो इसका ये अपवाद था जो मैंने समझाया। इसमें पूर्व पद क्या होता है? विशेषण, और उत्तर पद होता है आपका विशेष। ये इसकी पहचान है। पहला शब्द वो होगा जो विशेषता बताता है, और बाद का शब्द वो होगा जिसकी विशेषता बताई जाती है। लेकिन अपवाद ये है
कि जैसे मैंने बताया, अब श्वेतांबर है, श्वेतांबर, इसी तरह श्वेतांबर है। अगर हम ये करेंगे श्वेतांबर में, अंबर माने वस्त्र, कि श्वेत हैं जो वस्त्र, तो आप कर्मधारय देंगे, श्वेत हैं जो वस्त्र तो कर्मधारय। और अगर आपने दे दिया श्वेत हैं वस्त्र जिसके अर्थात सरस्वती, तो आपको बहुवीर्य देना पड़ेगा बहुब्री, बहुब्री समास देना पड़ेगा। ये आज आपका था कर्मधारय समास। तो जिसमें पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष्य होता है वो कर्मधारय समास होता है। लेकिन जहां अपवाद है उस अपवाद को भी समझ लेंगे कि ये आपके कुछ शब्द इसमें ऐसे आते हैं जो आपके विग्रह पर निर्भर करते हैं। अगर आप विग्रह अर्थात करके अर्थ निकाल रहे हैं तो वहां पर आपको बहुब्री समास देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब लेके चलते हैं आगे द्विगु समास। द्विगु समास लेके चलते हैं आगे, आपका द्विगु समास। द्विगु समास की क्या पहचान है, हम कैसे पहचानेंगे द्विगु समास को? द्विगु समास, द्विगु समास की पहचान है कि यहाँ पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद से क्या मतलब है बेटा? पूर्व पद संख्यावाची होता है। मैम जिसमें पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व पद कहते हैं पहला शब्द। जिन दो शब्दों के बीच समास हो रहा है, जो जो शब्द जुड़ रहे हैं, उनमें जो पहला शब्द है वो संख्यावाची होना चाहिए, संख्यावाची हो। और उसमें बाद का जो शब्द है वो समूहवाचक हो। जैसे त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, चौराहा, चार राहों का समाहार। तो पहला शब्द इसमें कौन सा आ गया? चौराहा, चार आ गया ना, चार राहों का चौराहा। चौराहा जहां से चार संख्यावाची आ गया पहला शब्द, जहां से चार रास्ते निकले वो चौराहा होता है। तो पहला संख्यावाची आ गया और बीच बाद का समूहवाचक आ गया। तो यहाँ इस तरह के जो पहला शब्द संख्यावाची होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास, द्विगु समास कहते हैं। लेकिन बेटा इसे भी आप थोड़ा सा समझेंगे, इसमें भी कुछ अपवाद है। इसमें क्या अपवाद है? इसका अपवाद आप समझ लेंगे। आपने दे दिया 7 ऋषियों का समूह, सप्तऋषि हो गया, 3 भवनों का समूह, है ना, त्रिभुवन हो गया, जो भी है आपने दे दिया, चौराहा, है ना, पंचवटी, 5 वटों का सहार, 5 नदियों का समूह, ये सब हो गया। लेकिन यदि हम कहते हैं, अब आप कहोगे एक दंत, एक दंत दे दिया आपने, तो आप कहोगे एक इसमें संख्यावाची है, एक इसमें संख्यावाची है, तो हमारा ये जाएगा किसमें? द्विगु समास में। लेकिन एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, अच्छे से समझ लो बेटा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अब एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने लगे हैं, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं हम रूढ़ शब्द, जो एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने लगे हैं। अब जैसे एक दंत है, हम केवल गणेश को कहते हैं, एक है दांत जिसका अर्थात गणेश। दशानन, अब आप ये भी कहेंगे दशानन में तो 10 क्या है? दशानन है, दशानन में 10 क्या है? संख्यावाची है। दशानन में 10 तो संख्यावाची है, तो ये द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन दशानन केवल अब हम रावण को कहते हैं। 10 है मुख जिसके, आनंद माने मुख जिसके अर्थात रावण। तो जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने लगे हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि रूढ़ शब्दों को छोड़कर आप कहने लगो एक दंत, आपने तो बताया था जी कि एक जो संख्यावाची है द्विगु समास होगा। लेकिन बेटा एक दंत अब केवल गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है और किसी के लिए नहीं होता। दशानन केवल किसके लिए प्रयुक्त होता? रावण के लिए होता है ना। षडानन 6 है मुख जिसके अर्थात कार्तिकेय के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऐसे शब्दों को छोड़कर, ऐसे शब्दों को नहीं गिनेंगे, ये अपवाद में आएंगे जिसका इसमें अर्थात करके अर्थ निकलेगा। 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, और मैंने बताया जहां अर्थात करके अर्थ निकलता है वहां कहाँ जाएगा? वो किसमें जाएगा? जहां अर्थात करके अर्थ निकलता है वो बहुब्री समास में जाएगा।
तो ये किस में जाएगा? एक है दांत जिसके अर्थात गणेश, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। तो ये सारे कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे बहुब्री समास। इन बातों का भी, आप अपवादों का भी ध्यान रखें, बहुब्री समास में जाएंगे ये। ठीक है बेटा? तो ये आज मैंने अभी आपको 3 बताए। पहला तत्पुरुष, दूसरा बताया मैंने आपको कर्मधारय, और तीसरा बताया मैंने अभी आपको द्विगु समास। 3 आपको अभी मैं, हाँ 3 अभी मैंने आपको क्लियर किए हैं। इन्हीं से संबंधित हम अभी चर्चा करेंगे। और आज की वीडियो में इतना, और कल आगे के 3 हैं उसके बारे में आपसे बात होगी।